नमस्कार स्टूडेंट। कल हमने कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं की थी प्रकाश के परावर्तन और अपवर्तन में, जिसमें मैंने आपको ये सभी बिंदु बता दिए थे कि ध्रुव क्या होता है, वक्रता केंद्र, वक्रता त्रिज्या, मुख्य अक्ष, मुख्य फोकस, ये सारी बातें बता दी थी। तो आज इन सभी परिभाषाओं को मैं आपको लिखवाता हूँ और ये परिभाषाएं इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछे जाते हैं, तो इसलिए इनको अच्छे से करना है। ठीक है। सबसे पहले वक्रता केंद्र। गोलीय दर्पण का केंद्र वक्रता केंद्र कहलाता है। तो ये हमारा वक्रता केंद्र हो गया। इसे अक्षर C से दर्शाते हैं। इसे अक्षर C से दर्शाते हैं। तो ये वक्रता केंद्र हो गया, इसे C से हम दिखाते हैं। अगला ध्रुव। वक्रता केंद्र से गुजरने वाली सीधी रेखा दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के जिस बिंदु पर टकराती है उसे ध्रुव कहते हैं। तो वक्रता केंद्र से गुजरने वाली सीधी रेखा परावर्तक पृष्ठ के जिस बिंदु पर टकराती है उसे क्या कहते हैं? ध्रुव। इसे अक्षर P से दिखाते हैं। तो ये हमारा ध्रुव हो गया, जैसे P अक्षर से हम दिखाते हैं। दूसरा, ध्रुव के बाद मुख्य फोकस। ये मुख्य अक्ष है।
वक्रता केंद्र और ध्रुव से होकर सीधी गुजरने वाली रेखा मुख्य अक्ष कहलाती है। वक्रता केंद्र और ध्रुव से होकर सीधी गुजरने वाली रेखा मुख्य अक्ष कहलाती है। तो वक्रता केंद्र और ध्रुव से सीधी जो गुजरने वाली रेखा ये क्या कहलाती है? हमारी मुख्य अक्ष। नेक्स्ट, वक्रता त्रिज्या। वक्रता केंद्र वक्रता केंद्र C और ध्रुव P के बीच की दूरी वक्रता त्रिज्या कहलाती है। इसे R से दर्शाते हैं। तो PC बराबर किस के होता है? R के। तो ये वाली जो दूरी है ये क्या कहलाती है? हमारी वक्रता त्रिज्या। मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से गुजरती है मुख्य फोकस कहलाता है। और इसे किससे दिखाते हैं हम? अक्षर F से। तो ये मुख्य फोकस हो गया। ऐसे कोई किरण आएगी और जिस बिंदु से गुजरेगी या गुजरती हुई प्रतीत होती है जैसे ये, तो इसको हम मुख्य फोकस कहते हैं। इसे अक्षर F से दिखाते हैं। नेक्स्ट,
मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच की दूरी फोकस दूरी कहलाती है। इसे एफ से दर्शाते हैं। पी एफ बराबर एफ हो जाएगा। द्वारक परावर्तक पृष्ठ का व्यास द्वारक कहलाता है। जैसे हमारा परावर्तक पृष्ठ है तो जो इसका ये व्यास है ये क्या कहलाएगा, इसको मान लेता हूँ एन, इसको एन, तो ये क्या हो जाएगा द्वारक। एन में क्या है द्वारक, अपर्चर। नेक्स्ट गोलीय दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनाने के नियम। तो ये नियम इम्पोर्टेंट, अगर ये आपको आते हैं तभी आप रे डायग्राम बना सकते हो, अदरवाइज नहीं। किरण आरेख बना सकते हो, चित्र बना सकते हो, अदरवाइज नहीं। तो इसलिए नियमों को अच्छे से ध्यान से देखना है और बार बार इनकी प्रैक्टिस करनी है। तो पहला नियम क्या कहता है, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से गुजरती है अवतल दर्पण के केस में। तो अवतल दर्पण के केस में क्या होगा कि मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली जो प्रकाश की किरण है वो मुख्य फोकस से गुजरेगी। पहले यही देख लेते हैं क्या है, फिर बड़ा हो जाएगा, डायग्राम नहीं बन पाएगा। मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से गुजरती है अवतल दर्पण के केस में। तो हमारा अवतल दर्पण हो गया, ये मुख्य फोकस
और ये इसका वक्रता केंद्र सी। तो यहाँ से कोई प्रकाश की किरण आएगी और परावर्तन के पश्चात इस बिंदु से गुजर जाएगी। तो जिस बिंदु से गुजरेगी उसे क्या कहेंगे? मुख्य फोकस। क्या कहेंगे? मुख्य फोकस। तो ये अवतल दर्पण का केस हो गया। नेक्स्ट, इसी में आगे मुख्य अक्ष के समांतर आने वाले प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस पर मिलती प्रतीत होती है या फिर गुजरती हुई प्रतीत होती है। तो मुख्य फोकस के समान मुख्य अक्ष के समांतर आने वाले प्रकाश की किरण हुई। अब जो उत्तल दर्पण होता है वो हमारा डाइवर्जिंग मिरर होता है, मतलब अपसारित करता है, किरणों को बिखेरता है। तो ये इस किरण को इधर की तरफ बिखेर देगा, तो हम इसको क्या मानेंगे कि ये मुख्य अक्ष मुख्य फोकस पर ही मिल रही है। ये बना लें। नियम नंबर 2, दूसरा नियम क्या कहता है? अब जो किरण मुख्य फोकस से पास करेगी, जो किरण मुख्य फोकस से पास करेगी वो परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी। तो देखते हैं। मुख्य फोकस से गुजरने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से गुजरने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर जाती है अवतल दर्पण के केस में। तो क्या होगा? यह अवतल दर्पण हमारा
ये मुख्य फोकस, ये वक्रता केंद्र। तो यहाँ से गुजरने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात, अब देखो मुख्य अक्ष के समांतर है किरण, तो ये केस हो गया। नेक्स्ट, मुख्य फोकस की ओर निर्देशित प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर जाती है। तो देखो उत्तल दर्पण के केस में, तो ये उत्तल दर्पण हो गया। अब ये इसका मुख्य फोकस, ये वक्रता केंद्र। अब मुख्य फोकस की ओर निर्देशित मतलब उधर की तरफ जाती हुई प्रतीत हो रही है हमको। तो ये किरण परावर्तन के पश्चात कैसे जाएगी, ऐसे मुख्य अक्ष के समांतर। ठीक है, नियम 3 क्या है? वक्रता केंद्र से गुजरने वाली प्रकाश की किरण अवतल दर्पण के केस में या वक्रता केंद्र से वक्रता केंद्र की ओर निर्देशित प्रकाश की किरण उत्तल दर्पण के केस में अपने पथ पर वापस चली जाती है। अब देखो वक्रता केंद्र से गुजरने वाली प्रकाश की किरण या फिर वक्रता केंद्र की ओर निर्देशित प्रकाश की किरण अपने पाथ पे वापस चली जाती है, अपने पथ पर वापस चली जाती है। तो देखें ये उत्तल दर्पण हो गया हमारा, सॉरी अवतल। तो यहाँ से ये फोकस ये मुख्य फोकस, ये वक्रता केंद्र,
मैं थोड़ा और छोटा बना लेता हूँ। मुख्य फोकस ये वक्रता केंद्र। तो यहाँ से जो प्रकाश की किरण आएगी वो परावर्तन के पश्चात वापस अपने पथ पर चली जाएगी, ठीक है। या फिर उत्तल दर्पण के केस में ये F ये C वक्रता केंद्र की ओर निर्देशित, ये किरण आई और ये वापस अपने पथ पर चली जाएगी, अपने पथ पर वापस ही चली जाएगी। नियम 4, उत्तल दर्पण या अवतल दर्पण के ध्रुव पर तिर्यक मतलब तिरछी पड़ने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात तिर्यक चली जाती है। उत्तल दर्पण या अवतल दर्पण के ध्रुव पर तिर्यक पड़ने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात तिर्यक चली जाती है। तो देखते हैं, ये अवतल दर्पण, ये F ये C, तो ये इसका पोल P, यहाँ से ऐसे पड़ने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात ऐसे ही चली जाएगी। ऐसे ही उत्तल के लिए ये P ये F ये C, तो यहाँ पे ऐसे पड़ेगी, वो ऐसे चली जाएगी, ठीक है। तो ये 4 नियम है आपके, इनको ध्यान से पढ़ना है और ये डायग्राम बना के देख रहे हैं। अगर ये 4 नियम आपको आ गए तो आप बड़े ही आसानी से यहाँ से 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर और 6 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। और हर साल पिछले लगातार 3 साल से एक क्वेश्चन एक ही डायग्राम बनाने का आ रहा है 4 नंबर का, बहुत ही आसान होता है। तो ये नियम अगर आपको आते हैं तो आप रे डायग्राम बना सकते हो, अदरवाइज नहीं। तो आज के लिए इतना ही, इनकी बार बार प्रैक्टिस करनी है। थैंक यू।